हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका स्वागत करता हूं की ऑफ सक्सेस एवरीवन के प्लेटफॉर्म में। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास, जिसमें आपको बताएंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का पहला जो वंश है, जिसमें हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के पहले वंश अर्थात हर्यक वंश की। और इस हर्यक वंश में सबसे पहला जो शासक है उसका नाम बिंबिसार। इसके बारे में चर्चा करेंगे और हर्यक वंश को हम पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि हर्यक वंश क्या है, उससे संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि हर्यक वंश क्या था। हर्यक वंश की जो समय सीमा है, हर्यक वंश की जो समय सीमा है, हमने आपको बताया 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी अर्थात ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। ठीक है, तो हर्यक वंश का जो पहला वास्तविक संस्थापक है उसका नाम क्या है? बिंबिसार। बिंबिसार है ना, इसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? श्रेणिक मेरे दोस्त। श्रेणिक क्यों? क्योंकि यह स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक था। सर्वाधिक और स्थायी और सुसज्जित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने वाला मगध साम्राज्य का पहला शासक है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया था, बल दिया था। ठीक है, इसने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करके विस्तार किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। यह पहला शासक है। और इसकी पत्नियों का उल्लेख मिलता है। जब वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा तो इसमें लगभग 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। हमने इसमें आपको बताया कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लगभग इसकी 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, वाइफ्स थी इसकी, ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगली बात करेंगे तो इसकी जो मेन पत्नियां थी, यहाँ पर हमने बताया हुआ है आपको कुछ पत्नियां का जो उल्लेख है, जो कि वास्तव में यहाँ पर उल्लेख मिलता है, वो जो थी महाकोसला। महाकोसला जो रानी है ना, ये कोसल प्रदेश कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन है। दहेज में इस समय इसको काशी प्राप्त होता है, अर्थात बिंबिसार को जो महाकोसला से इन्होंने विवाह किया तो इसे दहेज में क्या मिला? काशी मिला। इसके बाद क्षेमा क्षेमा या खेमा के नाम से इन्हें जाना जाता है, और ये भद्र देश अर्थात पंजाब की राजकुमारी हैं। इससे इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके उधर तो काशी को ले लिया है, काशी महाजनपद को, और इधर पंजाब का जो क्षेत्र है, पंजाब के जो क्षेत्र में आता है अर्थात पंजाब और राजस्थान वाला एरिया है, और उधर का जो क्षेत्र था अर्थात गांधार है ना, तो ये तक्षशिला वाला क्षेत्र होगा। तक्षशिला और पंजाब का जो क्षेत्र है अर्थात उस महाजनपद में आएगा। ठीक है, तो हमने अब इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि महाजनपदों का उत्कर्ष, 16 महाजनपदों का उत्कर्ष कब हुआ है, उसको पीछे वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। इसके जस्ट पीछे हमने बनाया हुआ है, बताया है ना। और इसके बाद चेलना जो वज्जी गणराज्य है, वज्जी महाजनपद है, वहां की राजकुमारी है, इसका नाम है चेलना। चेलना या छेलना इसका नाम है, और लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। इससे इनसे विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। नेक्स्ट, विनय पिटक के अनुसार बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना गया। जिनमें से विनय पिटक जो है ना, इसके अनुसार देवदत्त, जो कि गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था, देवदत्त, है ना। तो विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार देवदत्त की उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। क्योंकि देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता, इसलिए अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। और अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है, इसको कुणिक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए कुणिक कुणिक के नाम से किसे जाना जाता है? बता देंगे अजातशत्रु को जाना जाता है। श्रेणिक के नाम से किसे जाना जाता है? बताएंगे बिंबिसार को जाना जाता है। बिंबिसार ने श्रेणा रखी थी, है ना, इसलिए उसको श्रेणिक कहते हैं। इसे पितृहंता है, इसलिए इसका पितृहंता या कुणिक के नाम से जाना जाता है। मगध साम्राज्य का जो वास्तुकार था, आर्किटेक्चर बनाने वाला था, उसका नाम है महागोविंद था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। बिंबिसार ने राजगृह की नींव रखी है। तो अगर पूछा जाए कि राजगृह नामक जो किसने राजधानी भी बनाता है, मगध साम्राज्य की पहली जो राजधानी हुई उसका नाम राजगृह राजगीर या गिरिब्रज था, और दूसरी राजधानी उदयन ने बसाया था सोन और गंगा नदी के तट पर। इसका नाम था पटना, अर्थात इसका पहले नाम था कुसुमपुर, वर्तमान इसका नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, आगे समझेंगे। बिंबिसार ने
अंग विजय से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अर्थात बिहार में जो अंग महाजनपद था, वहां का जो राजा हुआ करता इसका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को पराजित करके बिंबिसार ने सबसे पहले कौन सा साम्राज्य को जीता है, कौन से महाजनपद को जीता था, आप बताएंगे। अंग महाजनपद को स्टार्ट करना शुरू किया, मतलब यहाँ से इसकी विजय प्रारंभ होती है और ब्रह्मदत्त उस पहला शासक है जिसको हरा करके मगध साम्राज्य की नींव रखता है और आगे बढ़ाने का इसको प्रयास करता है। वह था बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक, ये जीवक जो राजवैद्य आया है इसका उल्लेख कुछ इस तरह से है। कहते हैं कि वैशाली की एक नगर वधु थी, वैश्या या गणिका के नाम से जाना जाता है। तो वैशाली की जो नगर वधु थी उससे संबंध था बिंबिसार का। बिंबिसार का ही संबंध नहीं, जबकि इसके पुत्र अजातशत्रु का उससे भी संबंध था। तो इसने, लेकिन चूंकि बिंबिसार उसको, अर्थात किसको, आम्रपाली को से वैवाहिक संबंध स्थापित किया है, क्योंकि ये इस वैवाहिक संबंध बड़ी जल्दी स्थापित करता है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा 500 पत्नियों को उल्लेख मिलता है और यहाँ इसके पास जो लीगल है, जिनका रजिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे से हो गया है, वो उनको रखता है और किसी का अवैध रूप से उनका किया ही नहीं है ना। तो इस तरीके समझ सकते हैं कि भैया इनका रजिस्ट्रेशन ये लीगल है और अनलीगल कुछ भी हो सकती है ना। तो इस तरीके से इसे 500 पत्नियों का अवैध इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन जो राजवैद्य जीवक है, ये जो पुत्र है ना, वो अजातशत्रु का है। अजातशत्रु का ये पुत्र है और कहा जाए कि ये किससे पैदा उत्पन्न हुआ है, तो कई इतिहासकार ये भी बताते हैं कि आम्रपाली से उत्पन्न ये पुत्र था, जो एक वैद्य था। बिंबिसार का एक राजवैद्य था। इसको क्या करता है, अपने भी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वो जानता है कि चंद्रप्रद्योत जो अवंती का राजकुमार है, चंद्रप्रद्योत ना, तो उसकी अगर, क्योंकि उसको पांडु रोग हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है, और इसी पांडु रोग या पीलिया रोग को ठीक करने के लिए बिंबिसार अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के यहाँ भेजता है कि भैया उनको सही करके आओ। अगर उसको सही कर देता है, और फिर क्या हुआ, कुछ समय के लिए, साल 2 साल वहां पर रहता है, क्या कहते हैं, जीवक, और उसको सही करता है। पूरी तरह से सही करने के बाद जब चंद्रप्रद्योत सही हो जाता है, तो बिंबिसार की चंद्रप्रद्योत से मित्रता हो जाती है। अर्थात दक्षिण का एक जो भाग है जिसका नाम है अवंती, मतलब मध्य देश का जो क्षेत्र है, मतलब महाजनपद है, इसका नाम था अवंती। इसकी 2 राजधानियां हैं, पूर्वी राजधानी का नाम उज्जैनी और पश्चिमी राजधानी का नाम था माहिष्मती, जिसको माहिष्मती कटप्पा बाहुबली वाला सिस्टम है, तो वहीं से है, समझ रहे हैं ना। तो माहिष्मती जो अवंती महाजनपद था, उससे संबंध इसका मिलता है। तो आपने समझा कि जो राजवैद्य जीवक है, ये बिंबिसार का राजवैद्य है, और इसको बिंबिसार किसके लिए भेजता है, अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के पीलिया या पांडु रोग को सही करने के लिए भेजता है। और जब सही कर देता है उस पांडु रोग को, तो अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत से मित्रता हो जाती है बिंबिसार की। इस प्रकार से वैवाहिक संबंध स्थापित करके, मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित करके अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। नेक्स्ट, इसका पुत्र जो आएगा, इसका नाम है अजातशत्रु, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अजातशत्रु के बारे में देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखेंगे अब अजातशत्रु या कुणी जिसके नाम से जानते हैं इसको। अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, है ना। अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। कुणी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका समय है 492 बीसी, अर्थात ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। पहले तो प्रसेनजीत की हार होती है, लेकिन बाद में इसने मित्रता कर लिया है। इस तरीके से ये प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। तो वाजिरा का जो विवाह है किसके साथ हो रहा है, अजातशत्रु के साथ हो रहा है। वाजिरा का संबंध जो है, वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ अजातशत्रु के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन आया। दूसरी, अजातशत्रु ने वज्रसंघ के साथ भी युद्ध किया। इस प्रकार से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। इसका एक मित्र था, इसका एक मंत्री था, इसका नाम था वर्षकार। अजातशत्रु ने अपनी कूटनीतिज्ञ मंत्री वर्षकार की मदद से लिच्छवियों पर विजय प्राप्त किया है। इसके बाद इसने रथमूसल, ये रथमूसल क्या है, और महाशिलाकंटक, आपने मूवी देखा होगा बाहुबली, है ना, उसमें रथमूसल क्या होता है, मतलब रथ के तरीके आगे जो रहता है ना, रथ जैसे वो क्या कहते हैं, भल्लाल जो लगाया रहता है आगे ऐसे काटने वाला,
तो ऐसे रथ में सामने ऐसा उसका एक मतलब औजार था, हथियार था कि उसने रथ को आगे लगा करके जहां पर ज्यादा सेना करती चली जाती। तो इसी प्रकार से रथ मूसल था। और महाशिला कंटक आपने वही उसी मूवी में वो भी दिखाया गया है, क्योंकि उसी के समय ऐसे अवंती साम्राज्य हुआ करता था, है ना, और ये सारे थे, तो वही प्रक्रिया बताई गई है, वही चीज में दिखाया गया है कि महाशिला कंटक है। महाशिला कंटक मतलब बड़े बड़े जो पत्थर हुआ करते थे, है ना, और उनको ऐसे पीछे मतलब रख दिया जाता था और खींचते हुए फेंका जाता था, जिसे दूर गिरता था वो, है ना, इस तरीके से होता था महाशिला कंटक। लोग इसमें पिचक के ही मर जाएं, ऐसा था। महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था इसने, ठीक है। तो ये पहली बार इसने प्रयोग किया है अजातशत्रु ने, रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का। दूसरी बात करेंगे, यह बौद्ध और जैन धर्म दोनों का पोषक था, दोनों का अनुयायी था, क्योंकि इसके पहले वाले में जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, जैसे पिता बिंबिसार वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसका पुत्र जो है बौद्ध और जैन धर्म दोनों का, पहले जैन धर्म का अनुयायी रहता है, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कौन? अजातशत्रु। दोनों मतों का ये पोषक रहता है। इसके शासन काल में के 8वें वर्ष में जो है कि बौद्ध गौतम बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त होता है। इसने अर्थात अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों पर, क्योंकि बुद्ध के अवशेषों को अलग अलग राजाओं ने 8 भागों में बांटा और उनके अवशेषों पर उन्होंने स्तूप बनाने का काम किया है। तो ऐसा भी अजातशत्रु हुआ जिसने राजगीर या राजगृह या गिरिब्रज में पहली बार स्तूप का निर्माण करवाया। इसने स्तूप का मतलब होता है, देखिए, स्तूप, चैत्य, मठ, विहार ये सब अलग अलग हैं। स्तूप का मतलब होता है महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे उन पर बनाए गए इमारत को हम कह सकते हैं स्तूप। मठ का मतलब होता है जहां पर बौद्ध भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे। और विहार का मतलब होता है वर्षा काल के दौरान जब भिक्षु रुकते थे, ठहरते थे, वह वर्षा काल के दौरान बनाया गया निवास था, इसको कहते थे विहार। चैत्य था पूजा स्थल। विहार मतलब, विहार हमने बताया आपको कि बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान वर्षा काल के दौरान बनाया गया घर था उसे विहार कहते थे। मठ पूजा, मठ जो है कि शिक्षा स्थल था, और इसके बाद चैत्य पूजा स्थल है। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि स्तूप को क्या है कहते हैं, मठ को, और विहार ये चैत्य क्या क्या है, आप समझ पाएंगे, है ना। इसी कारण राजगीर, इसी के समय क्या हुआ, इसी के समय राजगीर या गिरिब्रज या राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में क्या होता है, सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के काल में होता है, समय में होता है, जो कि 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे। और इसके पिछले वीडियो हमने बताया भी है कि वहां पर सारे ट्रिक के माध्यम से बताया है, बेहतर तरीके से वहां समझना है तो आप देख सकते हैं उसको, है ना। इसके बाद उदयन या उदयभद्र क्या हुआ कि इसने अपने पिता, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या 490 ईस्वी में किया, ईसा पूर्व में किया, 492 ईसा पूर्व में किया, ठीक है ना। तो इसके बाद ये बनता है जो शासक 460 में है, क्योंकि 460 में यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, तो 460 में उदयन ने इसकी हत्या कर दी अपने पिता अजातशत्रु की। जब इसकी हत्या कर देता है तो अपना खुद शासक बनता है, जिसका नाम है उदयन। उदयन ने क्या किया, गंगा और सोन नदी के तट पर संगम पर एक नगर बसाया, नया नगर बसाया, इसका नाम था पाटलिपुत्र। और इसने राजगीर से अपनी राजधानी को ट्रांसफर करके या स्थानांतरण करके क्या कहाँ ले जाता है, पाटलिपुत्र ले जाता है। पाटलिपुत्र का नाम पहले कुसुमपुर हुआ करता था, ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। उदयन के बाद इसके 3 पुत्र हुए। उदयन ने शासन किया, क्योंकि उदयन की हत्या इनके 3 पुत्रों ने नहीं किया। उदयन की हत्या ऐसा माना जाता है कि पाटलिपुत्र नामक अपनी राजधानी के पास ऐसे घूम रहा था गंगा नदी के तट पर, तो किसी व्यक्ति ने आकर के छुरा भोग दिया था, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा उल्लेख मिलता है ना। इसके 3 पुत्र होते हैं, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इन्होंने क्रम वाइज धीरे धीरे करके इन्होंने शासन किया है, एक दूसरे को मारते रहे हैं, और इस प्रकार से पितृहंताओं को जनता ने हटा दिया। तो बाद में जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतार करके किसको, शिशुनाग नामक अमात्य को क्या बनाते हैं, राजा बनाते हैं। अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा शिशुनाग वंश का संस्थापक होगा शिशुनाग। तो इतना आपको समझ आया होगा। हमने बताया हर्यक वंश, और हर्यक वंश के जितने भी राजा अर्थात संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जिसका नाम बिंबिसार, उसका लड़का अजातशत्रु और उसका लड़का उदयन, और इसके बाद अंतिम शासक नागदशक हुआ।
हर्यक वंश का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बताएंगे हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, और इसका दूसरा शासक है अजातशत्रु, तीसरा शासक है उदयन, और अंतिम शासक है नागदशक। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम था क्या, शिशुनाग वंश। इतना शायद समझ आया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे तो चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश, और बाद में जो भी आगे बढ़ता रहेगा इसका वंश, अगला वंश होगा, इसका नाम है मौर्य साम्राज्य। वहां पर बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे हम लोग। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और देखते रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।